हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज के दिन हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड और टॉपिक का नाम है उसमें डिमांड फंक्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। बच्चे, किसी भी कमोडिटी की डिमांड है ना, जो आप किसी वस्तु को ख़रीदते हैं उसकी डिमांड पर बहुत सारी चीज़ों का असर पड़ता है। उन सारी चीज़ों के असर को हम कहते हैं डिमांड फंक्शन। Okay? There are many factors that affect demand for a commodity, and the effect of all these factors on demand is called as demand function. मैंने कुछ एक चीज़ें लिखी हैं जो कि किसी वस्तु की डिमांड को प्रभावित करती हैं, कि उस प्रभावित करती मतलब कि जिनके कारण किसी वस्तु की डिमांड बढ़ या कम हो सकती है। जैसे किसी वस्तु की डिमांड बढ़ जाएगी उस वस्तु की कीमत के चेंज होने से, संबंधित वस्तु की कीमत के चेंज होने से, इनकम के चेंज होने से, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के चेंज होने से, साइज़ एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। ये मैंने कुछ फैक्टर्स लिखे हैं, तो टर्न बाय टर्न हम इन फैक्टर्स को स्टडी करते हैं। पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। पहले इसकी एक इक्वेशन एक बनाता हूँ मैं, इसको ना पूरे को एक इक्वेशन के भी साथ भी शो कर सकते हैं। डी एक्स मतलब डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, एनी कमोडिटी एक्स, कोई भी एक्स कमोडिटी है। डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स इज़ ए फंक्शन ऑफ, फंक्शन मतलब डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है? प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, एक्स वस्तु की कीमत पर डिपेंड करती है। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इसको हम शो कर देते हैं पी आर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम को वाई के साथ, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को टी के साथ शो कर देते हैं। साइज़ एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन को हम P के साथ शो कर देते हैं। एक्सपेक्टेशंस को हम E के साथ शो कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन को हम D के साथ शो करते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, हमने ये 7 लिए हैं। ठीक है, मैं फिर बोलता हूँ इस इक्वेशन को पढ़ना कैसे बेटा। dx मतलब डिमांड फॉर एनी कमोडिटी x, किसी भी x वस्तु की डिमांड जो है वो f फंक्शन है, यानी कि डिपेंड करती है, निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? उस वस्तु की कीमत पर, संबंधित वस्तु की कीमत पर, इनकम पर, टेस्ट पर, प्रेफरेंसेस पर, एक्सपेक्टेशंस पर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पर। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, प्राइस पर, है ना। हमें पता ही है कि हमने लॉ ऑफ डिमांड में भी पढ़ा है कि अदर थिंग्स अगर बाकी चीज़ें सेम रहे तो कीमत के कम होने से डिमांड बढ़ती है एंड कीमत के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है ना। ये प्रभाव पड़ता है कीमत का। इसको अगर मैं एक कर्व के साथ शो करूं, डायग्राम के साथ, इधर हमने प्राइस को ले लिया और इधर हमने डिमांड को ले लिया, तो ये डिमांड कर्व ऐसा होता है, डी डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप का। इसको चाहे स्ट्रेट लाइन बना लो चाहे कर्व में बना लो। पहले प्राइस है इतनी, ओ पी प्राइस है, डिमांड है ओ क्यू। प्राइस ओ पी 1 अगर हो जाए तो डिमांड ओ क्यू 1 हो जाए, यानी कि कीमत अब अगर कम हो जाए तो मांग बढ़ जाती है। ये प्राइस का असर है किसी भी वस्तु की डिमांड के ऊपर। ठीक है, अगला प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, संबंधित वस्तु की कीमत भी अफेक्ट करती है। संबंधित वस्तु की कीमत भी उसकी मांग को प्रभावित करती है। संबंधित वस्तु 2 तरह की हो सकती है बेटा, एक तो सब्स्टिट्यूट कमोडिटी हो सकती है, दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी हो। सब्स्टिट्यूट कमोडिटी की एग्जांपल है मतलब जो एक की जगह दूसरी यूज़ हो जाए, है ना। जैसे कोक एंड पेप्सी दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। कोक की जगह पर पेप्सी, पेप्सी की जगह पर कोक। कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी होती है जो इकट्ठी ही यूज़ होती हैं, जैसे स्कूटर एंड पेट्रोल दोनों इकट्ठे यूज़ होते हैं, इनको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। ये अलग अलग यूज़ नहीं हो सकती। अगर हमारे पास स्कूटर है, पेट्रोल नहीं है, पेन है उसमें रिफ़िल नहीं है, कैमरा है उसमें फ़िल्म नहीं है, तो वो सारी कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी अलग अलग यूज़ नहीं होती। अब इनमें देखो क्या चीज़
प्राइस हो, अब इसकी डिमांड पर इसकी प्राइस का असर भी पड़ेगा, ठीक है, या इसकी प्राइस का इसकी डिमांड पर असर भी पड़ेगा। मान लो कोक की प्राइस जो है वो कम हो जाती है, पेप्सी की प्राइस जो है वो सेम रहती है, ठीक है। कोक की प्राइस कम हो गई, या दूसरी तरह से मैं और उल्टा करके आपको समझाता हूँ। अब एक वस्तु की प्राइस के कम होने से दूसरी वस्तु की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कोक अगर 20 की बजाय 10 की हो गई तो पेप्सी लोग क्यों पिएंगे। इसी तरह से कोक अगर महंगी हो जाए तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। तो इसका मतलब है एक कमोडिटी की प्राइस और दूसरी कमोडिटी की डिमांड में सीधा संबंध है। एक की प्राइस के कम होने से दूसरे की डिमांड कम हो जाती है, एक की प्राइस के बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर स्कूटर की प्राइस कम होती है तो दूसरी कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है। स्कूटर अगर सस्ता हो जाए, लोग स्कूटर ज़्यादा परचेज़ करेंगे, पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। तो एक कमोडिटी की प्राइस और दूसरी कमोडिटी की डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, इधर पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो इसका अगर मैं कर्व बनाऊँ ना बेटा, इधर हम लेते हैं प्राइस ऑफ कोक इस एक्सिस पे। चलो इसको मैं इधर लेता हूँ आपको लेकर, अभी शुरू वाली क्लासेस है ना आपकी, इधर मैं ले लेता हूँ प्राइस ऑफ कोक और इधर डिमांड फॉर पेप्सी। तो एक की प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है ना, तो ये कर्व ऐसे आएगा पॉजिटिव स्लोप का, कि प्राइस अगर इतनी है डिमांड इतनी है। प्राइस बढ़ के एक की प्राइस ऑफ कोक अगर बढ़ के इतनी हो गई तो पेप्सी की डिमांड भी बढ़ गई, ठीक है, पॉजिटिव। इधर उल्टा आएगा, इधर हमने ले ली प्राइस ऑफ स्कूटर और डिमांड फॉर पेट्रोल। ये नेगेटिव ही आएगा। तो नेगेटिव है ना बेटा, एक कम हुआ दूसरा बढ़ गया, उल्टी दिशा, तो नेगेटिव कर्व। कीमत अगर इतनी है तो डिमांड इतनी है, कीमत कम हो गई तो डिमांड बढ़ गई, कीमत कम हुई डिमांड बढ़ गई। ये कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी का असर, ठीक है। नाउ थर्ड है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम, कंज्यूमर की इनकम का भी असर पड़ता है। ये देखो थर्ड पॉइंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम के चेंज होने से भी वस्तु की डिमांड चेंज हो जाती है ना। और ये वस्तु, अब कंज्यूमर की इनकम के चेंज होने से डिमांड में कैसा चेंज आया, ये डिपेंड करता है कि वो कमोडिटी है कैसी। कमोडिटी तीन तरह की हो सकती है। एक तो नॉर्मल कमोडिटी होती है, नॉर्मल वस्तु होती है। एक होती है इन्फीरियर कमोडिटी होती है, और तीसरा होता है नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जैसे सॉल्ट है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, इनकम को मैं वाई के साथ शो कर रहा हूँ, इनकम जब बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है ना। नॉर्मल गुड्स में इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है। इन्फीरियर पर अगर कमोडिटी इन्फीरियर है, घटिया वस्तु है, तो हमारी इनकम के बढ़ने से घटिया वस्तु की डिमांड कम हो जाती है ना। जैसे हमारी इनकम कम है, हम डालडा घी यूज़ कर रहे हैं, तो अगर इनकम बढ़ गई हमारी, डबल ट्रिपल हो गई, तो हम डालडा घी की जो डिमांड है वो कम कर देंगे, नेगेटिव हो जाती है। इनकम के बढ़ने से इन्फीरियर की डिमांड कम हो जाती है।
नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जैसे नमक है, नमक पर कोई असर नहीं पड़ता। हमारी इनकम अगर बढ़ जाए तो नमक की डिमांड जो है वो सेम रहेगी। ये थोड़ी होता है कि अगर इनकम बढ़ गई, हम अगर सब्ज़ी में 1 चम्मच नमक डालते थे, अब इनकम 4 गुना बढ़ गई तो सब्ज़ी में हम 4 चम्मच नमक के डालेंगे, है ना। और इनकम के कम होने से भी नमक की डिमांड जो है वो सेम रहती है। ये नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ में ये उसका असर पड़ता है, ठीक है। मतलब अगर हम इसका कर्व बनाए ना बेटा, इसको मैं छोटा सा बनाता हूँ इधर, वर्टिकल एक्सिस पे इनकम ले लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डिमांड ले लिया, तो ये पॉजिटिव बनेगा डेली डिमांड का नॉर्मल गुड्स में। इधर अगर मैं इस केस में सेम चीज़ें, इधर डिमांड लेते हैं और इधर इनकम लेते हैं, तो ये नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, ये नेगेटिव बनेगा। और इधर अगर बनाऊं, वर्टिकल एक्सिस पे इनकम लिया और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डिमांड लिया, तो इसकी स्लोप तो इनकम के बढ़ने या कम होने से डिमांड उतनी ही रहेगी। ये तो इनकम चाहे इतनी है, चाहे इतनी है, चाहे इतनी है, इनकम चाहे दिस मच है, चाहे दिस मच है, चाहे दिस मच है, डिमांड उतनी ही रहेगी। थोड़ा सा इसको पॉजिटिव बना सकते हैं, बाकी ये पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस ही रहेगा। ये 3 पॉइंट्स कर लिए बेटा हमने। अब फोर्थ पॉइंट देखो कौन सा था, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ये मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का भी असर पड़ता है। जब कंज्यूमर के टेस्ट चेंज हो जाए, मान लीजिए आगे आप कोक पीते थे, अब आपके टेस्ट चेंज हो गए, अब कोई और नई आ गई कोल्ड ड्रिंक, तो उससे कोक की डिमांड कम हो जाएगी, आपके टेस्ट और प्रेफरेंसेस उसमें चेंज हो गए, है ना। फैशन के चेंज होने से, कंज्यूमर की प्रेफरेंस के चेंज होने से उस पर असर पड़ता है। साइज़ एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन का साइज़ क्या है। अगर देश में पॉपुलेशन का साइज़ बड़ा है तो डिमांड देश में ज़्यादा होगी। अगर पॉपुलेशन का साइज़ कम है, थोड़ी है पॉपुलेशन, तो डिमांड कम होगी। कंपोजिशन कैसी है, उसमें ज़्यादा लेडीज़ हैं या बॉयज़ हैं, जेंट्स हैं या बड़े हैं या बच्चे हैं या बूढ़े हैं। जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वो जिन चीज़ों को यूज़ करते हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का, अगर देश में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है, यानी कि पैसा सभी में इक्वल बटा हुआ है, तो डिमांड ज़्यादा होती है। एक्सपेक्टेशन बाद में समझाता हूँ। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल है, यानी कि अमीरों के पास पैसा बहुत है बट बहुत सारे गरीबों के पास पैसा है ही नहीं, तो देश में डिमांड कम होगी, है ना। क्योंकि अमीरों के पास पैसा, उन्होंने खर्च थोड़ी करना है, डिमांड क्या करेंगे, उनके पास तो सब कुछ है ऑलरेडी। पर गरीबों ने, जिन्होंने डिमांड करनी थी, चीज़ों को ख़रीदना था, उनके पास पैसा नहीं है, तो इसका भी असर पड़ता है। 6वां पॉइंट इंपॉर्टेंट ये समझाता हूँ, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। फ्यूचर में हम प्राइसेस का क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उसका भी असर पड़ता है। एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, इसका भी असर पड़ता है डिमांड पर। देखो अब मैं समझाता हूँ। मान लो शुगर है, शुगर की प्राइस इस समय है 45 रुपीज़ पर केजी। आप अपने घर में एक महीने में 5 किलो शुगर खरीदते हो, ठीक है। अब आप एक्सपेक्ट करते हो, एक्सपेक्टेशन है आपकी, आप सोच रहे हो, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जो शुगर की प्राइस है ना, वो 70 रुपये किलो हो जानी है या 80 रुपीज़ केजी हो जाएगी किसी कारण से भी। तो आप क्या करोगे, शुगर स्टॉक करोगे ना। आप 5 किलो के बजाय दुकानदार कहोगे मुझे ना 10 किलो दे दो यार अभी, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 80 रुपीज़, तो प्राइस सेम रही, एक्सपेक्टेशंस के चेंज होने से डिमांड देखो बढ़ गई। इसी तरह से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आने वाले टाइम में ना शुगर 20 रुपये किलो रह जानी है, तो आप कहोगे 20 रुपये रह जानी है, अभी 45 है, तो जितनी ज़रूरत है उतनी ख़रीदो, जब कम होगी तब खरीदेंगे हम।
तो आप 5 किलो की बजाय 1 किलो या आधा किलो करोगे, प्राइस चेंज नहीं हुई बट एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गई, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली डिमांड को चेंज कर दिया। तो इसका भी असर पड़ता है किसी भी कमोडिटी की डिमांड के ऊपर। ठीक है, एक चीज़ रह गई थी जो पिछले लेक्चर में मैंने नहीं करवाई थी, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के अपवाद। अपवाद मतलब जिन पर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई नहीं होता, कुछ चीज़ों पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। हमने देखा है कि आमतौर पर प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है ना, तो यानी कि प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है। बट जो कुछ एक्सेप्शन है जिनमें प्राइस के कम होने से ना डिमांड कम हो जाती है, यानी कि डिमांड कब पॉजिटिव स्लोप का होता है। नॉर्मली तो डिमांड कब नेगेटिव स्लोप का होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा, बट अपवादों के केस में, एक्सेप्शंस के केस में ये पॉजिटिव स्लोप का होता है। ये 4 तरह के केस है। पहला है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, मतलब दिखावे की वस्तु। अब देखो, अमीर लोग डायमंड की ज्वेलरी क्यों पहनते हैं? क्योंकि उससे उनकी रिचनेस शो होती है ना, कि वो, उनको लगता है कि वो दूसरों से अलग है, डिस्टिंक्शन है ये उनकी, कि वो डायमंड की ज्वेलरी पहनते हैं, क्योंकि वो महंगी है ना। मान लीजिए डायमंड का सेट जो बनता है, वो डायमंड का सेट बनता है मान लीजिए 10 लाख का, है ना, तो वो रिच पर्सन उसको खरीद रहे हैं। अब यही डायमंड का सेट मान लीजिए 4 लाख का बनना शुरू हो गया, यानी कि डायमंड के प्राइस गिर गए, तो वो अमीर लोगों की बात कर रहा हूँ, वो अमीर लोग कहेंगे कि अब ये डिस्टिंक्शन तो रही नहीं, उनकी रिचनेस तो शो होगी नहीं, इसलिए ये तो हर कोई पहन सकता है अब डायमंड, इसलिए हम इसकी डिमांड को कम कर देंगे। ठीक है, तो वो अमीर लोग प्राइस के कम होने से, डायमंड के सेट 10 लाख के बजाय 4 लाख का होने से उसकी डिमांड को कम कर देंगे। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हुआ। प्राइस के कम होने से उसकी डिमांड बढ़नी चाहिए थी, पर डिमांड तो और कम हो गई। ये लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन। सेकंड है इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की अज्ञानता के कारण भी लॉ लागू नहीं होता, है ना। अज्ञानता के कारण कैसे बेटा? कई बार हम सस्ती चीज़ को घटिया चीज़ समझ के उसकी डिमांड को कम कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोई शर्ट खरीदने जाते हो शादी के लिए, पार्टी पे जाना है, उस शर्ट की प्राइस, एक शर्ट वो दिखाता है आपको, वो शर्ट है 400 रुपये की उसकी प्राइस है, तो आप उसकी डिमांड नहीं करते, नहीं हल्की है यार, शादी पे जाना है, मेरे दोस्त की मैरिज है, तो मैं इसकी डिमांड नहीं करता। तो आप उसको कहते हो थोड़ी बढ़िया दिखा। अब वो क्या करता है, वही शर्ट, वही कंपनी की शर्ट, अलग डिज़ाइन हो गया, थोड़ा सा पैकिंग अलग करके, वो कहता है कि ये वो आपको समझ गया आपकी नेचर, कि आपको क्वालिटी का नहीं पता है, तो आपको वो वही शर्ट, वैसी ही शर्ट अलग डिज़ाइन में 800 रुपये की कह देता है। तो 800 की ये बढ़िया होगी, हाँ इसकी ये दे दो, मुझे 3 शर्ट्स दे दो। तो ये आपकी अज्ञानता थी ना, और अज्ञानता के कारण आपने कीमत के बढ़ने पर डिमांड बढ़ा दी। कम कीमत पे कोई शर्ट नहीं थी, ज़्यादा कीमत पे आपने 3 शर्ट ले ली, तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ गई, 0 से बढ़कर 3 हो गई। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हुआ, है ना। लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ, तो यहाँ ये भी लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। थर्ड केस है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स घटिया वस्तु होती है, जो बहुत घटिया होती है। प्रोफेसर गिफन थे, उन्होंने इस चीज़ को बताया था, इसलिए इनका नाम गिवन गुड्स पड़ गया। गिवन गुड्स कितनी हल्की वस्तुएं होती हैं, जब इनकी प्राइस कम होती है तो कंज्यूमर इनकी डिमांड को और कम कर देता है और कुछ पैसा बचा लेता है, और उस बचे हुए पैसे से वो सुपीरियर कमोडिटी को खरीदता है। ठीक
ठीक है। गिवन गुड्स की एग्जांपल नहीं दे सकते क्योंकि ये सभी के लिए अलग अलग होती है। आपने बस ये याद रखना है गिवन कमोडिटी के केस में प्राइस के कम होने से डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। इसको मैं अगले चैप्टर में आपको ना डिटेल में समझा दूंगा, अभी क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है हमारी। ना फोर्थ है लॉ ऑफ डिमांड, जहाँ अप्लाई नहीं होता है वो है एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। अब ये कैसे, शुगर की एग्जांपल मैंने आपको पिछले लेक्चर में दी थी, है ना। शुगर है, उसकी प्राइस जो है वो है ₹45 पर केजी। आप मंथ में लिए स्टॉक इकट्ठा कर लेते हो, 5 केजी चीनी खरीदते हो, राइट। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि गन्ने की फसल ख़राब हो गई थी इसलिए शुगर बढ़ जानी है, प्राइस शुगर बढ़ के हो जानी है ₹90 पर केजी, और अभी ये बढ़ के हो गई है ₹48, 45 से 48 होगी, बट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 90। तो कीमत के बढ़ने पर भी आप उसकी डिमांड को बढ़ा दोगे, स्टॉक कर लो, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन है ₹90, है ना। तो वैसे तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस अगर 45 से 48 हुई, 45 से 48 हुई है तो डिमांड कम होनी चाहिए, बट ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि एक्सपेक्टेशंस 90 की है। इसी तरह से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आने वाले टाइम पे शुगर ₹10 किलो हो जानी है और अभी ये 45 से कम होकर 42 हो गई, ठीक है, तो आप क्या करोगे, प्राइस कम हुई है ना, प्राइस, वैसे तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़नी है, कीमत के कम होने से उपभोक्ता ने ज़्यादा चीज़ खरीदनी है, बट क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आने वाले टाइम में शुगर ₹10 की हो जानी किलो, तो आप कहते हो कि अभी अम्मा कहते हैं अभी सिर्फ तू 500 ग्राम लेके आ, जब सस्ती होगी तब खरीदेंगे, यानी कि कीमत के कम होने से डिमांड आपने कम कर दी, यानी कि यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हुआ। तो ये 4 एक्सेप्शंस हैं बेटा लॉ ऑफ डिमांड की, ठीक है। इनको अच्छे से पढ़ो, और जब ये वीडियो लेक्चर करोगे साथ में जो आपके नोट्स होंगे ना वो साथ में रखना, तो आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। इसको बार बार आप पढ़ना, ठीक है बेटा, सुनना इस लेक्चर को। ओके, टेक केयर बच्चे।